हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 1 सेशन 2022-23 स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में। नहीं, आज लेक्चर नंबर 2 होगा और चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 में आप जहाँ तक पढ़ा दिए थे उसके बाद आगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। इसके बाद आज खत्म हो जाएगा और डिफरेंस में मैक्रोस जो होता है ना, डिफरेंस उसको भी ना होगा तो देख लेंगे। चैप्टर आज एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेशनल इनकम कल से स्टार्ट कर देंगे। सॉरी, उसके पहले आपको एमसीक्यू दे देंगे। तो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बता दिए थे, आप डिटेल में इसके लिए यूट्यूब वगैरह से वीडियो देख कर समझ सकते हैं। उसमें स्टॉक मार्केट वगैरह बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लगा था, प्रोडक्शन बढ़ गया था, बहुत कुछ हुआ था। तो इस सब के बारे में स्पेशल रूप से आप यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखकर या फिर अलग से बुक वगैरह में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी जो भी था उसको कल देख ही लिए थे, उतना देगा नहीं। बस एमसीक्यू पूछा कब हुआ था, कब से कब तक हुआ था, ठीक ना। ग्रेट डिप्रेशन का क्या यूएसए में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये सब पूछता है। तो आज हम लोग का इंटरप्रेन्योरशिप जो भी एमसीक्यू करवाएंगे बस जल्दी, इसके बाद खत्म होगा ना तो इसका जल्द से ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, सारे चैप्टर का देते हैं, इसका भी देंगे। चलिए, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो कंपनी का मालिक होते हैं उन्हीं को एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, यानी कि जो रिस्क लेना चाहता है। ठीक है, द पीपल हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मेजर डिसीजन, मेन डिसीजन जो कंट्रोल करता है, एंड बियर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लेता है, एंड एसोसिएटेड विथ फार्म एंड इंटरप्राइजेस, जो भी फार्म है, फार्म से रिलेटेड कोई भी निर्णय रहता है तो वही लेता है, बहुत बड़ा डिसीजन लेता है और कोई भी मेजर डिसीजन उसी का कंट्रोल होता है। तो इंटरप्रेन्योर हम मालिक है तो हम ही का ना सारा कंट्रोल रहेगा। तो वही एक्सरसाइज में वही काम करता है, कंट्रोल करने का सब कुछ। रेवेन्यू की थोड़ा सा सुन, रेवेन्यू के लिए अलग चैप्टर हम लोग प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में पढ़ेंगे। ऐसे उसका प्रोडक्शन हो गया है, सप्लाई हो चुका है और शायद कोस्ट बचा है। कोस्ट के बाद रेवेन्यू, मार्केट इक्विलिब्रियम, वही समझिए कि बस टॉपिक थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स में रह गया तो उसको भी कंप्लीट करा देंगे। सारी चीज़ कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले मैक्रो को इसमें ज़्यादा पढ़ना है तो मैक्रो में थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद माइक्रो को जो भी उसका नोट्स मेरे पास अभी आया नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है तो इसीलिए कल से होगा, मतलब सॉरी बोलते हैं, इसको खत्म होगा जब क्या बोलते हैं मैक्रो खत्म होगा तो उसके बाद माइक्रो को देखेंगे। चलिए, उसमें 2-3 चैप्टर कम कराया हुआ है, ये तीसरा लास्ट खत्म हो जाएगा। रेवेन्यू क्या था? द मनी दैट इज अर्न इज कॉल्ड रेवेन्यू। जो मनी हम लोग अर्न करते, देखिए एस यहाँ पे आर होगा, जो पैसा कमाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू का भी ऐसा नहीं, जो भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट जो कॉस्ट है उसको माइनस कर दीजिएगा, जितना मतलब कॉस्ट लगाए और प्रॉफिट तो रेवेन्यू वही निकलता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए, देखिए जैसे कि क्या बोल रहे थे, हाँ, जितना रेवेन्यू आया, जितना पैसा आया तो उसमें से आप कॉस्ट को माइनस करते हैं ना, तो क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। तो रेवेन्यू टोटल पैसा आता है, जो रिटर्न जो है मार्केट में अपना प्रोडक्ट को बेचे तो जितना पैसा है उसमें से जो कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। यहाँ पढ़िएगा, पाई का फॉर्मूला होता है, आगे चल के पाई बराबर क्या होता है, क्या बोले, रेवेन्यू जो आ रहा है इसमें से माइनस कर देना रहता है, किसको, कॉस्ट को माइनस कर देना रहता है, तो वही अपना प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है तो आएगा चैप्टर में, वहाँ पे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में, तो वहीं पे देखेंगे। चलिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नाम से क्लियर है, वैसा खर्च जो कि इन्वेस्टमेंट कर कंपनी या कुछ इंटरप्राइज कुछ को किसी को लगाने में जो खर्च करते हैं तो उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस विच इज राइज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वैसा खर्च जो कि क्या राइज करवाता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देता है, यानी कुछ प्रोडक्शन में हम लोग उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा गुड्स को प्रोडक्शन करने लगते हैं। तो ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कब करेंगे, जब कंपनी बड़ा लगेंगे, मशीन लाएंगे, लेबर लाएंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर किस पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट में करेंगे, तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मेरा जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सिंपल सा वो वर्ड टर्म है तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, 4 मेजर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मेजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, तो यही 4 मेजर आपका इकोनॉमी जो भी क्या बोलते हैं, सॉरी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूसरा हो गया, ये सेक्टर है, सेक्टर तो 4 ही सेक्टर होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि अभी से लेकर आगे तक हर एक चैप्टर में समझ में। मैक्रो इकोनॉमी जब तक पढ़िएगा तब तक चारों सेक्टर आएंगे, इन्हीं 4 सेक्टर में पूरा कंट्री, पूरा सिस्टम सब कुछ बेस्ट रहता है। इकोनॉमी यानी कि सिस्टम ही होता है ना, तो सारा सिस्टम इसी में बेस्ट रहता है। ठीक, तो क्या कर रहे थे हम लोग, 4 मेजर सेक्टर देख लीजिए कौन कौन है, कौन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, द 4 एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर दैट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड हाउस होल्ड सेक्टर। सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करने में, उसको व्याख्या करने में, उसके बारे में स्टडी करने में 4 ही फाउंडेशन करने का मतलब कि जो भी मेन सेक्टर है, पहला आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा बिजनेस या फॉर्म सेक्टर, और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा फॉरेन सेक्टर। अब एक एक करके सारे सेक्टर के बारे में नीचे हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि 4 सेक्टर है जो कि फाउंडेशन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फाउंडेशन है, यानी कि फाउंडेशन करने का मतलब कि बेस है,
यही चारों सेक्टर पे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। मैंने समझिए कि फाउंडेशन समझते हैं जो बेस आधार होता है, तो यही 4 सेक्टर जो है ना, तो यही 4 सेक्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का आधार है। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आएंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे नीचे चल के। फार्म सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में क्या होता है उसके बारे में, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम रहता है उसके बारे में, और साथ ही साथ फॉरेन सेक्टर यानी कि विदेशों का क्या सेक्टर का रोल रहता है तो उसके बारे में भी देखेंगे, करके सब कुछ देखते हैं। दिस 4 की फंक्शन, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, कह रहा है कि दिस 4 की फंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 एक्सपेंडिचर और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी आगे चैप्टर में पढ़िएगा। तो 4 किसको क्या, मेरे चारों पे जो भी खर्च करते हैं चारों सेक्टर पे, तो वही जीडीपी का कितना पैसा आप गवर्नमेंट सेक्टर पे डाल रहे हैं, कितना पैसा आप हाउस होल्ड पे, कितना क्या बोलते हैं फार्म सेक्टर पे। तो जीडीपी क्या होता है, टोटल पैसा है, टोटल इनकम, कंट्री का कितना इनकम आया, तो वो इनकम को हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है किसे द की फंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 एक्सपेंडिचर, चारों पे जो खर्च करेंगे ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो चारों पे खर्च करेंगे, तो यही 4 मेन की फंक्शन होता है। जितना भी इनकम आए तो इनकम खर्च कहाँ करिएगा, आए तो खुद पे करिएगा, अपने घर पे करिएगा, या फिर फैक्ट्री में लगाइए, गवर्नमेंट पे खर्च वहाँ पे करिएगा, या फिर फॉरेन सेक्टर बाहर में कुछ करिएगा। तो क्या क्या खर्च होंगे कैसे, या कोई भी इनकम भी आता है ना, तो यही चारों डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो भी इनकम आया, तो यही चारों सेक्टर से आता है, इन्हीं चारों सेक्टर में बढ़ जाता है। कहने का मतलब इसका यही है कि जो भी सेक्टर आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो भी खर्च होता है, सारा खर्च इन्हीं पे होता है, इन्हीं से निकलता है। तो जीडीपी सब कुछ है, जितना खर्च भी हो रहा है इसी पे यहाँ से सारा इनकम बनता भी है। तो 4 ही सेक्टर पे सब कुछ बेस्ट है। तो वही बता रहा है कि दिस 4 की फंक्शन रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार है चारों किसके लिए, फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो भी खर्च होते हैं, तो इन्हीं चारों पे खर्च होते हैं, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे खर्च हो रहा है, यानी कि कंट्री का इनकम पे खर्च हो रहा है, यानी कंट्री का इनकम बढ़ेंगे तो इन्हीं चारों पे जो खर्च होगा ना, तो उसी से कंट्री का इनकम बढ़ता है, या कंट्री का जो इनकम है तो इन्हीं चारों पे खर्च भी होगा, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ बता रहा है किसे, कोई भी जो भी खर्च करते हैं इन चारों पर, तो जीडीपी का वही बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब जीडीपी का पैसा यहाँ पे खर्च करते हैं, इन लोग का पैसा भी जो भी खर्च करते हैं जीडीपी में जाता है, ठीक है। तो इस पर जो खर्च करिएगा तो जीडीपी का एक्सपेंडिचर होगा, जीडीपी पे आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप कंट्री का नेशनल इनकम पे खर्च कर रहे हैं, इन्हीं चारों सेक्टर पे जो खर्च करिएगा। तो इस लाइन के करने का मतलब यही है, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द 4 मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट हाउस होल्ड, सेकंड फार्म बिजनेस, थर्ड आपका गवर्नमेंट है, और लास्ट में कौन होगा, एक्सटर्नल सेक्टर को क्या बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल बाहर का सेक्टर। तो इन चारों का काम क्या क्या थोड़ा सा देख लीजिए। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फ्लो ऑफ चार्ट में यहाँ दिखाया गया सेक्टर। तो एक और सेक्टर होता है जो कि वर्क है, जो कि काम के आधार पर बांटा जाता है, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो ये प्राइमरी सेक्टर इसमें मिलेगा, सॉरी बोलते हैं हाउस होल्ड में, फार्म में, तो फार्म में भी दोनों सेक्टर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट में कौन सेक्टर मिलेगा, यहाँ पे तो टर्सरी सेक्टर, फार्म में होगा क्या, सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, ठीक ना, एक्सटर्नल में टर्सरी सेक्टर। तो काम के आधार पर वहाँ पे बांटा गया था सेक्टर, और ये सेक्टर आपका इकोनॉमी का बेस के आधार पर फाउंडेशन नहीं होता है, इन्हीं चारों पर कंट्री बटा हुआ है, यानी सारा पैसा खर्च इन्हीं पे आप जो खर्च करिएगा ना, तो आप कंट्री का जीडीपी पे खर्च करिएगा, ठीक है। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर काम के वर्क के आधार पे बांटा गया था, ठीक है। यहाँ पे इनकम को कैसे खर्च करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे कंट्री चल रहा है ना, तो यही फाउंडेशन 4 इसका बेस है, आधार है, इन्हीं चारों पे सारा पैसा खर्च होता है। तो यही बोलते हैं कंट्री का नेशनल इनकम पे खर्च हो रहा है, ठीक है। चलिए, नेशनल इनकम बन, इस पर खर्च हो रहा है, नेशनल इनकम बन रहे हैं। फर्स्ट हाउस होल्ड का काम क्या है, हाउस होल्ड के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट देख लेंगे। उसके बाद हाउस होल्ड में कोई परिवार या कोई सदस्य, जैसे आप खुद होगा। हाउस होल्ड मीन्स क्या बोल रहा है, ए सिंगल इंडिविजुअल, देखिए सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और ग्रुप भी हो सकता है या फिर सिंगल कोई खास इंडिविजुअल भी हो सकता है। हु आर इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर इकोनॉमी एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो वही होता है इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु इंडिपेंडेंटली, मतलब कि एकदम डिपेंड है, किसी पर निर्भर नहीं है, डिसीजन लेने में खुद से अपना ले सकता है, ठीक है। रिगार्डिंग द इकोनॉमी एक्टिविटी, जो भी आप कंजप्शन करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सब इकोनॉमी एक्टिविटी आ गया। जिसे हम मनी अर्न करते हैं उसको इकोनॉमी एक्टिविटी क्या बोलते हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी बोला जाता है। दोज एक्टिविटी विच कैन अर्न फ्रॉम मनी, जिससे कि पैसा अर्न किया जाता है उसको इकोनॉमी एक्टिविटी। तो इकोनॉमी एक्टिविटी आप काम कर रहे हैं तो उस पर डिसीजन आप खुद से लीजिएगा। तब वो हाउस होल्ड सेक्टर में आ गया। हाउस होल्ड सेक्टर बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजप्शन एंड ऑल्सो सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड सेक्टर यही सबको देता है, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर ही देता है। और कंजप्शन किस पे, गुड सर्विस अपना कंजप्शन भी करता है। हाउस होल्ड सेक्टर बाय गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है फॉर द कंजप्शन, अपने कंजप्शन के लिए, एंड ऑल्सो सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करता है, लैंड को देता है, लेबर को देता है, कैपिटल को, और इंटरप्रेन्योर सब आप ही ना दीजिएगा, कौन देगा, हम ही लोग, मतलब जो इंटरप्रेन्योर तो आप खुद होगा, कैपिटल पूंजी भी आप ही दीजिएगा, लेबर तो आप खुद से,
उसके बाद लैंड, तो लैंड तो अपना ही भूमि दीजिएगा। तो वही बोल रहा है कि इसे कंजप्शन भी करता है गुड सर्विस का, और साथ ही साथ सप्लाई के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई भी करता है कौन, हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये भी याद रखना होगा, ठीक है। तो आपने कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस को खरीदता भी है, और साथ ही साथ आप पढ़िएगा फैक्टर क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़िएगा, हाउस होल्ड सेक्टर फार्म सेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बाद गवर्नमेंट से क्या रिलेशन, उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर से क्या रिलेशन है। तो सारे को अगले वीडियो में हम लोग, नेशनल इनकम बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे सब कुछ क्या है। चलिए और क्या बोल रहा है, प्रोवाइड अ मार्केट फॉर द आउटपुट फार्म का जो भी आउटपुट है तो उसके लिए मार्केट भी, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो मार्केट कैसे बनेगा, मार्केट हम ही लोग बनाएंगे। इसके लिए इन शॉर्ट दिस सेक्टर इंक्लूड्स एवरीवन, इस सेक्टर में सब कुछ हो जाता है, कंज्यूमर, पीपुल, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सारे लोग इसमें आ जाएंगे। दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर रोल इन जीडीपी में जो भी हम लोग खर्च करते हैं तो सारा रोल जीडीपी में यही निभाता है। जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहने का मतलब कि जो भी खर्च कर रहे हैं खाने पीने में, जितना भी खर्च हो रहा है कंजप्शन करने में जो भी खर्च हो रहा है तो सभी का जिम्मेवार मतलब यही सेक्टर है। तो ये बता दिस सेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी खपत पे खर्च करते हैं तो यही सेक्टर जिम्मेवार है, जो कि इन जीडीपी, तो एक्सपेंडिचर हम लोग कहाँ जीडीपी में, कंट्री का इनकम में करेंगे, तो रोल इन जीडीपी का हम लोग जीडीपी में सारा रोल इसी का रहता है, यही सेक्टर का रहता है, ठीक है। जो भी खर्च होते हैं तो इसे देख लीजिएगा। फार्म का देख लीजिए थोड़ा सा, फार्म क्या बोल रहा है, फार्म आर द इकोनॉमिक यूनिट, एक इकोनॉमिक इकाई है जहाँ पे इकोनॉमिक या आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक, दैट्स कैरी आउट प्रोडक्शन, जो कि जहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। दे इम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइज फैक्टर प्रोडक्शन अंडरटेक द प्रोसेस फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, जहाँ पर इम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइज फैक्टर प्रोडक्शन, इम्प्लॉय काम पे लगाया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ढंग से सजाया जाता है, ठीक, अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर में फॉर मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, उसका मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाने के लिए सब काम करता है, ठीक है। दिस इंक्लूड द सोल प्रॉपर, क्या है, एक सेकेंड, तो इसमें इंक्लूड करने का मतलब कि सोल प्रोप्रियोटोर, क्या है, प्रोप्रीटोरशिप, यानी कि जो प्रोप्रीटोरशिप करने का मतलब कि स्वामित्व होता है, अपना अधिकार दिखाता है इसमें, ठीक है। फिर क्या है, पार्टनरशिप भी इसमें रहता है, कंपनी वगैरह जो है। फिर कॉर्पोरेशन के बारे में सुने होंगे कि मिल क्या है, सुधा मिल के सब कॉर्पोरेशन, बहुत सारे मेंबर इस मिल को चलाते हैं, तो कंपनी है यानी कि फार्म है, तो यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड रहेंगे। एंड दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रोल इन जीडीपी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, खाने पे जो खर्च हो रहा है जीडीपी में तो इसका जिम्मेवारी होता है, और इन्वेस्टमेंट में जो खर्च हो रहा है तो इसका जिम्मेवार ये सेक्टर होता है, ठीक है। तो रोल इन जीडीपी में इन लोग का रोल है, और कंजप्शन पे उसका रोल है प्राइमरी का, हाउस होल्ड का, और इन्वेस्टमेंट पे जो खर्च हो रहा है तो जो भी खर्च होने से जो भी पैसा उसमें जीडीपी में आ रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन होता है, ये सेक्टर जिम्मेवार होता है, ठीक है। इस वर्ड को याद रखिएगा, यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रोल इन जीडीपी। थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर क्या बोल रहा है देख लेते हैं इसको भी। ए स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लॉ एंड ऑर्डर, सरकार है तो लॉ ऑर्डर देगी, ठीक है, कंपनी को कैसे चलाना क्या करना है, ठीक। मेंटेन्स द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, प्रोवाइड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भी देती है, ग्रोथ वगैरह को मेंटेन करती है, स्टेबिलिटी बनाए रखती है, सब कुछ, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कोई भी प्रशासनिक सेवा क्या बोलते हैं प्रोवाइड करवाया जाता है, कोई भी आपको किसी प्रकार कोई हानि ना हो तो उसके लिए सुरक्षा भी दिया जाता है सरकार के द्वारा। द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच है डैम, रोड्स, हैवी, तो ये गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ आता है, कैसे, सॉरी, तो गवर्नमेंट सेक्टर खुद का ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो प्रोवाइड करती ना है, प्रशासनिक सेवा जितना भी होता है सब तो सरकारी आदमी का होता है, तो सब कुछ वही है, पुलिस, आर्मी बल, एसपी, डीएम सबको तो सरकारी आदमी, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं तो सब सरकार ही देती है, ठीक। तो मोटिव से क्या होता है, अंडरटेक द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डैम वगैरह सब काम करती है, इंडस्ट्री लगाती है, यूजुअली हैव द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड बाय द इम्पोजिंग टैक्सेस, उस पर टैक्स लगा के, और लंबे समय तक जेस्टेशन पीरियड करने का मतलब कि बर्थ से लेकर मृत्यु तक का जो पीरियड होता है ना, जेस्टेशन पीरियड, यानी कि मतलब कि कोई पौधा को रोपे तो रोपने से लेकर बड़ा होने तक जो भी पीरियड आता है तो उसको जेस्टेशन पीरियड, तो कोई कंपनी लगाए, कोई प्रोजेक्ट लगाए तो उसको कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे एंड हुआ ना, तो जेस्टेशन पीरियड, तो लॉन्ग समय के लिए कोई भी काम करता है और जिसपे कि हाई टैक्स लगाता है सरकार, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट एजुकेशन हेल्थ सेक्टर पे, प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज एट नॉमिनल प्राइस, बहुत कम खर्चा पे हम लोग को हेल्थ, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एजुकेशन सब कुछ प्रोवाइड होता है। द मोटिव क्या होता है, द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू सर्व एंड नोट मेक प्रॉफिट, इसका बस एक ही होता है कि क्या करना है, लोगों को सेवा करना है, प्रॉफिट हमको नहीं कमाना है, बस सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यह क्या बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म पे नहीं चलता है, यह प्लानिंग कमीशन एक सिस्टम, यानी कि आप कौन सा इकोनॉमी कर सकते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवाद जिसमें आता है, और कैपिटलिस्ट में तो पूंजी होता है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट आता है पूरी तरीका से, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में भी आएगा, ठीक है,
क्योंकि मिक्स में दोनों आते हैं। एंड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन डेप्ट, जो लेन देन करने में जो कर्ज होता है तो उस पर भी इसका। एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स एग्जाम्पल, ये सब कुछ एजेंसी एग्जाम्पल है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सरकार के सब एजेंसी है तो इसमें इंक्लूड है। दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट परचेज रोल इन इकोनॉमी। इस कहाँ पे है, दिस सेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट परचेज रोल इन इकोनॉमी। सरकार क्या खरीदती है ना, तो उस पर जो भी खर्च होता है तो जीडीपी में वो यहाँ पर दिखाया जाता है। तो किसके लिए जिम्मेवार है, गवर्नमेंट परचेज रोल इन इकोनॉमी, क्या बोलते हैं जीडीपी में सरकार क्या खरीद रही है ना, परचेजिंग पावर का जो भी रोल होता है तो जीडीपी में उसका इनकम जो आएगा तो बताएगी कि कितना खर्च हुआ। तो फर्स्ट सेक्टर देख ली कंजप्शन पे, सेकंड को देख ली इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का किसमें, परचेजिंग पावर में, यानी कि गवर्नमेंट खरीदने में। ठीक है, लास्ट सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर का क्या काम रहता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर तो क्लास ही होगा। माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी वीडियो को एंड कर देंगे। एक्सटर्नल सेक्टर बाहरी सेक्टर क्या, दिस सेक्टर इज इंगेज इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में, बाहर से हम लोग क्या करेंगे दूसरे कंट्री से। एक्सटर्नल ट्रेड बाहरी का ट्रेड करते हैं, और द गुड्स एंड सर्विसेज का। ए तो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अगर आप डोमेस्टिक का प्रोडक्ट को बाहर भेजते हैं, बाहर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एंड इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज, अगर परचेज करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। बाहर से मंगाएंगे खरीदेंगे तो इम्पोर्ट, बाहर सेल करेंगे अपने गुड्स, क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर कैन बी इनफ्लो ऑफ गुड्स। देखिए गुड्स सर्विसेज का क्या बोलते हैं, इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के अलावा भी क्या करती है, देयर कैन बी इनफ्लो ऑफ गुड्स। इनफ्लो ऑफ गुड्स करने का मतलब क्या है, एक कंट्री इनवाइटिंग कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, मैंने बाहर से कैपिटल को मंगवाती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, हम यहाँ कुछ काम करिए तो ऐसे ही मंगवाती है। जैसे एफडीआई के बारे में सुने होंगे, क्या बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट करके होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सब होता है। एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, बाहर में जाकर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल यानी कि आपका जो पैसा है बाहर जा रहा है, कंपनी लगा रही है तो इनफ्लो ऑफ गुड्स होगा, आपके अंदर गुड्स कैसे फ्लो करेगा, कंट्री बाहर से आके यहाँ इन्वेस्ट करेगी तो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, आपका आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बाहर का पैसा कैसे आउटफ्लो, कैसे बाहर घूमेगा, बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी ना, तो बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से बाहर का पैसा आएगा तो हमारे कंट्री में फ्लो करेगा। तो इस प्रकार यहाँ कोई कंपनी करेगी तो यहाँ का पैसा बाहर जाएगा, ऐसे भी होता है। दिस एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट टू द फॉरेन सेक्टर एंड इज नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट में सभी कट छट जाता है। नेट एक्सपोर्ट जब निकालते हैं ना, कितना हो, कितना लॉस, कितना हानि, तो यहाँ का आदमी कितना बाहर में काम कर रहा है, बाहर के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड पढ़िएगा, आगे नेशनल इनकम में सब पढ़िएगा, यहाँ पे छोटा छोटा है, नेशनल इनकम में डिप में पढ़िएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना हम लोग को वहाँ से मिला, यहाँ का पैसा कितना गया बाहर और बाहर से कितना आया, तो दोनों का डिफरेंस जो बचता ना है तो नेशनल इनकम में उसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, इस लाइन को समझिएगा कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि जो बाहर का पैसा है वो बाहर आउटफ्लो हो इधर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैं जाकर इन्वेस्ट किया तो वहाँ का पैसा तो यहाँ आएगा ना। ठीक, इनफ्लो ऑफ गुड्स यानी गुड्स का इनफ्लो यहाँ पे होने लगा क्योंकि बाहर की कंपनी आकर यहाँ पर प्रोडक्शन करने लगी। तो इस वर्ड को समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह का क्या उद्देश्य है, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के डीपली। यहाँ पे कुछ दिया नहीं, चैप्टर का इन हुआ और थोड़ा सा कितना मिनट का वीडियो बनी, 18 मिनट 32 सेकंड, तो 2-4-5 मिनट का माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस अच्छे से देख लेते हैं। चैप्टर 1 में देख रहे थे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखना होगा तो क्लियर हो जाएगा। और हम लोग का टाइमिंग का जितना वीडियो बनता है तो टाइमिंग का वीडियो भी बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी को। देखिए इसको हम पढ़ाए थे जब माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि रिकॉल हो जाएगा। और डिफरेंस हमें सब पूछता है तो ऊपर से देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा है तो रिविजन कर लीजिए। इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में देख लीजिए, हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज इफिशिएंटली। एक और डिफरेंस यही है कि जो हम मेरा पास स्केयर रिसोर्सेज है तो उसको सोसाइटी कैसे मैनेज करता है, कैसे उसका एकदम इफिशिएंटली मैंने सही से कार्य कुशलता अच्छे से काम करवाता है स्केयर रिसोर्सेज का। तो यही होता है कि सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज कम है मेरे पास, वांट्स क्या है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, तो उसी को बोलता है स्केयर रिसोर्सेज को कैसे हमको अच्छे से यूज करना है, तो वही बताता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैसे मैनेज करना है सोसाइटी को। इसके बाद क्या, तो कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में स्टडी करवाता है, बताता है, पढ़ाता है सब कुछ। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 ब्रांच बढ़ गया। एक सेकेंड। ठीक
ठीक है। तो माइक्रो क्या, फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, एक खास पार्ट पे फोकस करेगा, ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक एट द इकोनॉमी एज ए होल, पूरा इंटायर सबको मिलाकर देखेगा, ठीक। हाउस होल्ड सेक्टर एंड फार्म सेक्टर मेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन अ स्पेसिफिक मार्केट। हाउस होल्ड सेक्टर फार्म सेक्टर दोनों मिलकर कैसे मार्केट में हम लोग को इंटरेक्ट करना है, कैसे मिलकर काम करना है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़िएगा तो वहाँ पर दो ही सेक्टर रहते हैं, हाउस होल्ड और फार्म, तो दोनों के बीच में टू सेक्टर का मॉडल कैसा होता है तो यहाँ पढ़ना होगा। और साथ ही साथ इसमें तो गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर सारे के बारे में, लेकिन मेन यही दोनों सेक्टर कैसे काम करता है। यहाँ पे इकोनॉमी ऐसे होल फिनोमेना, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ वगैरह कैसे हो रहा है तो सब कुछ देखते हैं। लेकिन ये तो होगा ऊपर ऊपर हो गया, लेकिन डीप में क्या बोलते हैं, डीप में थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से ओरिजिन से, तो क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव तो हमेशा पूछेगा, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, माइक्रो इकोनॉमी हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोज, हमेशा याद रखिए के है, ठीक है। बहुत से सी वाला में टिक मार देता है, ठीक, मिक्रोस, लेकिन के है मिक्रोस, विच मीन्स स्मॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी भी से बोला जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस हम लोग का मेन यहाँ पे स्टडी करने का जो मैटर होता है, उद्देश्य होता है कि प्राइस को निर्धारण कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितना इनकम हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। द मैक्रो हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्या है, मैक्रोस, के है, हमेशा याद रखिएगा, विच मीन्स लार्ज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। EMI के बारे में पढ़ें तो वहाँ पर, तो यहाँ पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का थ्योरी के बारे में, ताकि कितना इनकम आ रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका उद्देश्य रहता है। यहाँ पे मान के चला जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में है, तो कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। चलिए स्टडी मैटर क्या होता है, इट स्टडी अबाउट, एक सेकंड, क्या था, इट स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमी रिलेशन लाइक द हाउस होल्ड, फार्म, इंडिविजुअल पार्ट को भी रिलेशन होता है, स्टडी अबाउट इकोनॉमी एज ए होल, ये तो सिंपल है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था दोनों का, क्योंकि दोनों स्टडी ही करेगा ना, इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो इकोनॉमिक्स का काम ही क्या है, स्टडी करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज एनालाइज द प्रिंसिपल प्रॉब्लम पॉलिसी अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका यही उद्देश्य होता है कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है उसका पूर्ण रूप से एलोकेशन हो जाए, बंटवारा हो जाए, सभी रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयमेंट में लग जाए। इसका क्या होता है, इट इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ हिज एक्सपेंशन विथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका होता है कि इसे फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लें, इसका यह ऑब्जेक्टिव होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लें एंड एक्सपेंशन विथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़े कंट्री का। यहाँ पर देखेगी कि जो भी मेरा रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम एलोकेशन हो, यानी कि पूर्ण रूप से जितना हम लोग उसका बंटवारा कर सकते हैं रिसोर्सेज का, सही से बंटवारा हो, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज के एलोकेशन पे ध्यान देती है, यहाँ पे दिखाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, इस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यही रहता है। इसके बाद डील्स विथ, तो यहाँ फुल हो गई, डील्स विद द इकोनॉमिक कंज्यूमर, डील्स विद हाउ द कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मेक द डिसीजन डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल्स। उनके पास जितना पैसा है या कुछ और जो है वेरिएबल है, तो वेरिएबल यानी कि और पैसा नहीं ना होता, लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ देखा जाता है, तो उसके अनुसार उन लोग अपना खुद से डिसीजन लेता है। लेकिन याद रखिएगा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मेक द डिसीजन, दोनों का बात हो रहा है यहाँ पे, आपका कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं है, फार्म और मार्केट का बात होगा। इट डील्स विद हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर का बात होगी, यहाँ पे हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर मेक देयर डिसीजन। यहाँ पे सारे सेक्टर कैसे काम करते हैं, तो इसे मार्केट भी आ गया ना, तो सारा सेक्टर इसमें आ जाएगा। मेथड, इट इंक्लूड क्या है, बोलिएगा मार्केट कैसे आ गया, तो मार्केट क्या हो गया आपका, जो फार्म सेक्टर तो क्या है, मार्केट ही ना है, तो सारा सेक्टर उसमें आ जाता है। मेथड क्या है, इट इज़ यूज्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम, बस एक का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट देखा जाता है, एंड इट इज़ मेथड, इट यूजेज द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम का मेथड का यूज करता है, इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट, यहाँ पे देखता है कि पूरा मार्केट में कितना इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट ऑफ इकोनॉमी। तो इट यूजेज द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम का मेथड का यूज करता है, यहाँ पे सिंगल इक्विलिब्रियम का मेथड का यूज किया जाता है। एक मार्केट इक्विलिब्रियम है तो हम लोग हो गया, यहाँ पे देखा जाए सारा मार्केट इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। उसके वेरिएबल्स, द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ प्राइस, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड्स, वेजेज, रेंट, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सब इंडिविजुअल का देखा जाएगा, तेरा कंज्यूमर का डिमांड, लेकिन इंडिविजुअल रूप से। प्राइस भी देखा जाएगा तो एक मार्केट का, एक फार्म का प्राइस, डिमांड भी तो एक व्यक्ति का, वेजेज कितना काम एक आदमी का, रेंट कितना, प्रॉफिट कितना हो रहा है एक कंपनी का, वो रेवेन्यू कितना है, ये सब सिंगल इंडिविजुअल के बारे में। और यहाँ पे द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है एग्रीगेट प्राइस, पूरा संपूर्ण प्राइस कितना, एग्रीगेट डिमांड कितना, डिमांड मार्केट का है, एग्रीगेट सप्लाई कितना, इन्फ्लेशन महंगाई कितना, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कितना, इस रूप से देखेगा। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल देखता है, यहाँ पे एग्रीगेट देखता है। थ्योरीज में क्या क्या पढ़ना होगा,
वेरिएबल्स थ्योरी में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड चैप्टर को पढ़ लिए थे, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट, तो ये इसको ही पढ़ना है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, तो आगे पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन थ्योरी ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर के बारे में तब पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़े नहीं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जिसको पढ़िएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको पढ़िएगा। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो लास्ट जो सेक्टर ग्रोथ सेक्टर है तो उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। ग्रोथ कॉन्सेप्ट आज हम लोग ग्रोथ ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, पहले आता है स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट मार्शल ले, फिर क्या दिए थे सब कुछ थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। ग्रोथ कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, फिर है किसे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं उसको, एक और चॉइस कॉन्सेप्ट, तो सब कुछ लास्ट में हम लोग जो आए थे इनका नाम मैं भूल रहा हूँ। ग्रोथ कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, सैमुअल्सन। तो आज ग्रोथ ही कॉन्सेप्ट के बारे में ना पढ़ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में देखेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या होता है माइक्रो में, मेन प्रॉब्लम मैक्रो में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रो का प्रॉब्लम क्या है और मैक्रो का प्रॉब्लम क्या है। इट्स मेन प्रॉब्लम प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि प्राइस को निर्धारित नहीं कर पाता, कितना प्राइस होगा। अब एक व्यक्ति एक फार्म थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है। एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसका तो ऑब्जेक्टिव होता है कैसे रिसोर्स को बांटना है, पूर्ण रूप से तो प्रॉब्लम होता है ना बांटने में। अब किसको देना, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन सा टेक्निक लगाएं, किस, तो प्रॉब्लम होगा ना बांटने में। लोकेशन बांटना है ठीक है, इसको उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम चयन करने में दिक्कत होता है। अब अमीर के लिए देना है, गरीब के लिए देना है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें ना, एक व्यक्ति है तो एक इंडिविजुअल है, तो इसमें मेन प्रॉब्लम है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इनकम एम्प्लॉयमेंट क्या है लोगों का, तो उसको निर्धारण करने में, उस पर सोचने में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, प्रॉब्लम लगता है कि पूरा कंट्री को लेकर चलना, तो इसमें लगा रहता है। तो इसका प्रॉब्लम होता है कि कितना इनकम लोगों का देख, कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नहीं बेरोजगारी क्या है क्या नहीं है, तो सरकार को थोड़ा सा देखना रहता है। यहाँ पे बस केवल जरा मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है वो सही से बढ़ रहा है कि नहीं, उसका फुल मतलब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। आपके पास जो पैसा है तो आप रिसोर्सेज, आपको मान ली पेन लेना है, पेन लेने के लिए आपके पास 10 रुपया है, तो 10 रुपये का आप पेन लीजिएगा या कुछ खाइएगा, क्या करिएगा, तो आप पे डिपेंड करना, तो आपको सोचना है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ना कि कैसे रिसोर्सेज को कहाँ बांटें, ठीक है ना, और कितना प्राइस में क्या मिलेगा, तो भी थोड़ा सोच के, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सरकार का प्रॉब्लम, कितना इनकम आ रहा है तो कितना को एम्प्लॉयमेंट दे, कितना को नहीं दे, कैसे क्या करें, होता है ना। तो ये थोड़ा सा डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम को दिखाता है, कितना लेवल को कैसे किसको मिलेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट इन ए कंट्री इकोनॉमी ऑफ पॉपुलराइज्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो एंड जेम किनीज मैक्रो। तो कल ही देखे थे किसी इन्हीं का थ्योरी आया, तो देखे थे कैसे कैसे वहाँ पर भी पूरा क्या बोलते हैं 1929 का जो डिप्रेशन हो गया था अमेरिका में, तो उसमें सुधार आया था इनका थ्योरी से। तो जेम किनीज का थ्योरी तो करना होगा। और उसके बाद बोथ, ये भी क्वेश्चन आता है, बोथ द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, एक सेकंड, इसका जो प्रॉब्लम का जो वर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, तो लेवल ऑफ इनकम से कंट्री का देखा जाता है ग्रोथ कितना हुआ, अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं, मेरा लेवल क्या है तुम्हारा लेवल क्या है, तो कंट्री देख लीजिए। इसका मेन प्रॉब्लम है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, कितना लेवल किया जाए, हर एक व्यक्ति को किया जाए, उसी बार ना कंट्री पर होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट इन ए कंट्री, कितना एम्प्लॉयमेंट, कितना लेवल ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इन ए कंट्री, तो इसको निर्धारण करने में इसको टाइम जाता है, सोचने में टाइम जाता है। अब इसका मेन प्रॉब्लम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, प्राइस को कैसे निर्धारण करना है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी बोला जाता है, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को कैसे बांटना है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है पूरा कंट्री को, और कंट्री का लेवल ऑफ इनकम क्या होंगे, कितना काम देंगे, कितना को कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर इस टाइप का सोचना रहता है। लेकिन लास्ट जो वर्ड है, लास्ट वर्ड ये तो ठीक था कि कंट्री में कितना लेवल रहेगा इनकम का, कितना एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन जो लास्ट वर्ड या लास्ट लाइन जो आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे का पूरक है, एंड शुड बी यूटिलाइज फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिना माइक्रो का एक आदमी का इनकम मिलेगा तब ना नेशनल इनकम बनेगा, एक आदमी का जो डिमांड रहेगा वही ना एग्रीगेट डिमांड बनेगा। तो एक मार्केट का जो भी रहेगा सिस्टम, तो सारे मार्केट को उसी के आधार पर देखा जाता है। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो वीडियो 28 मिनट 29 मिनट, चलिए टाइम हम लोग का हो चुका है। यही पढ़ना है मेरे दोस्त, इसी को अच्छे से पढ़िएगा। डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मार्केट इकोनॉमी सब पढ़ा दिया गया है, सब बात की पढ़ाई नहीं है, ये सब कुछ देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, उसके बाद ये तो सेंट्रल प्रॉब्लम वाला सब कुछ पढ़ाएंगे। यही सब प्रॉब्लम आता है, रिसोर्स को कैसे बांटना है, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, है ना। तो मेन सब चीज़ जो भी ये तीनों कहाँ पे आता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स तीनों आएगा। हाउ टू प्रोड्यूस क्या बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। तो यह सब तो माइक्रो का था, तो माइक्रो और मैक्रो का अंतर भी देख लिए, सबको देख लिए। बहुत छोटा सा चैप्टर था, 2 वीडियो में खत्म हो गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होगा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो उसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ के इसको झंझट को खत्म करेंगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर थोड़ा सा टफ भी लग रहा हो, क्या क्या बता रहा है क्या क्या नहीं बता रहा है, क्योंकि आप छोटा छोटा पढ़े ना, अब सब सारा चैप्टर को डीप में पढ़ लीजिएगा ना, तो फिर सब आसान रहेगा।
ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, अभी बस रूबरू हो रहा है कि कैसे क्या क्या सेक्टर है, क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट, कौन आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, कंजप्शन कहाँ होता है। तो ये सब डिटेल में पढ़िएगा, चैप्टर बाय चैप्टर मार्केट पढ़िएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़िएगा, बैंक ये सब के बारे में पढ़िएगा, ठीक है ना। नेशनल इनकम पढ़िएगा, बहुत कुछ उसमें पढ़ लीजिएगा, तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे मेरे दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का कल मिलेगा इसका। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग परसों दिन से स्टार्ट कर देंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। थोड़ा सा लंबा चलेगा, ज़्यादा क्लास चलेंगे, उसका नोट्स भी थोड़ा सा बड़ा है, तो बस उसके लिए आगे हम लोग को इंतजार करना होगा। तो बस आज के लिए टाइम दोस्त, कुछ सीख पाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें और रिजल्ट धाकड़ बनाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।